क्लास 10 के लिए हम एक नया साइंस में एक नया चैप्टर शुरू किए, तुम लोग का चैप्टर 8 जनन। नहीं, इस ड्रॉप डाउन में चैप्टर 7 जिसको नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं ना, उसको हटा दिया। रिड्यूस किए गए चैप्टर को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो बच गया चैप्टर है हम उसको देख रहे हैं, और ये जनन आ गया ना। तो जनन का डिफिनीशन इस प्रकार है कि जनन एक जटिल शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रम है जिसके माध्यम से जीवधारी उत्पन्न होते हैं, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। नए जीवधारी उत्पन्न होते हैं या नए जीव को उत्पन्न करते हैं, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं नहीं, और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बरकरार रखते हैं। समुदाय में अपनी संख्या को बरकरार रखने के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके एक और परिभाषा इसका दिखाए हैं कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है, और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जनन कहलाता है। जानते हैं कि जीव जो होते हैं ना, वो 8 क्लास में और 9 में भी देखे थे ना, कोशिका से संबंधित जीव जो पर अगर शारीरिक संरचना के आधार पर देखा जाए ना, तो जीव 2 प्रकार के होते हैं नहीं, एक कोशिकी और एक बहुकोशिकी नहीं। तो एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, जनन करते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकी में जनन करने का तरीका कुछ अलग है, बहुकोशिकी में जनन करने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, तो जनन के जो विधि हैं या प्रकार हैं वो 2 विधि हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन हम किसको कहेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं और उसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसी के समान नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के बहुत सारे विधि हैं जो कि हम तुमको इसी चैप्टर में बताएंगे, सबको अलग अलग खंडित करके। तो जनन के प्रकार को यहाँ पर हम जो है ना वो वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, उसके भी और भी जो प्रकार हैं उसको भी हम देखते हैं। इसको हम मिटा करके वो लिखते हैं पहले। जनन के जो प्रकार अभी बोले ना कि डायग्राम के द्वारा देंगे, इसी को तुम याद रखोगे। ठीक है, जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन को क्लास 8 में 2 प्रकार का देखे थे। ठीक है, लिखे पढ़ रहे हैं बोर्ड, हम इधर हो जाते हैं। देखे थे अंडप्रजक और दूसरा जरायुज। नहीं, हमको इन लोगों से परिचय कराने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंडप्रजक माने अंडर, अंडप्रजक माने अंडा देने वाले नहीं, सीधे उसे स्पष्ट होता है। जो प्राणी लैंगिक जनन के द्वारा अंडे को जन्म देते हैं, माने अंडे देते हैं नहीं, उसको अंडप्रजक कहते हैं। और अंडा से जब निकलता है चूजा में, तो वो दूध नहीं पीता है, सीधे उसको दाना दे दिया जाता है, अनाज नहीं। लेकिन जरायुज जो हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, थोड़े दिन के लिए उसको माँ अपनी दूध पिलाती है। ठीक है, तब वो तैयार होता है, फिर धीरे धीरे वो अनाज खाता है। लैंगिक जनन 2 प्रकार के। फिर अलैंगिक जनन जो तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो यही है कि विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, जिसको हम पुनर्जनन भी कहते हैं, मुकुलन, कायिक प्रवर्तन, बीजाणु समासन। इसमें से कुछ हम लोग जान रहे हैं, जैसे मुकुलन को हम लोग जानते हैं। ठीक है, खंडन या विखंडन को भी हम लोग जानते हैं, अमीबा किस प्रकार जनन करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का भी हम लोग देखेंगे इसमें नहीं, प्लेनेरिया के देखेंगे, स्पाइरोगारा है, हाइड्रा है, और पौधों में होने वाले ये 2 प्रकार के जो हैं, बीजाणु समासन और एक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो ये तुम लोग नोट कर लिए। उसके बाद अब अलग से क्वेश्चन बनाओ कि लैंगिक और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं।
देखो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को हम यहाँ थोड़ा सा डिफाइन कर दिए। वैसे तुम लोग जहाँ भी रहे थे, नहीं अगर परिभाषा नहीं लिखाते फिर भी तुम लोग से लिखा जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं था, नहीं फिर भी हम लिखा दिए। क्या है कि लैंगिक जनन में जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं भाग लेते हैं, नहीं और लैंगिक जनन कहलाते हैं। और क्या है कि लैंगिक जनन वाले जो जीव है ना वो ज़्यादातर बहुकोशिकीय जीव है, नहीं बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं वो लैंगिक जनन करते हैं, पेड़ पौधे को छोड़ करके, ठीक है। पेड़ पौधों में जनन की जो विधि है उसका अलग हम लोग इसको देखेंगे। वो भी लैंगिक जनन करते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं करते हैं, नहीं तो इस चैप्टर में हम आगे चल करके देखेंगे, लेकिन उसको यहाँ पर हम एग्जाम्पल में नहीं देखेंगे। और लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, बल्कि कोशिका विभाजन या अन्य प्रक्रम के द्वारा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। कोशिका विभाजन भी होता है या अन्य प्रक्रम, जो अभी तुमको बहुत सारा अलैंगिक जनन की विधि दिखाए थे ना, वो सब क्या है उसके जनन के प्रक्रम ही ना है, तो उसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं, ठीक है, वो और पेड़ पौधे खासकर, ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, जो पुष्पी पौधों में हम उस चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार उसमें लैंगिक जनन होता है। जो 7 में थोड़ा सा हम लोग उसको देखे थे, पढ़े थे, नहीं पुंकेसर पुमंग जाया वगैरह देखे थे, फिर इसमें भी देखना होगा हमको। पराग कणों का पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरना, फिर वो तंतु के द्वारा अंडाशय तक पहुंचना, वहाँ फिर अंडा निर्माण करना, नहीं वो विधि उसमें देखे थे हम। यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक, अब कहोगे कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर क्या है, तो लैंगिक और अलैंगिक में अंतर अगर तुमको लिखने के लिए दे दें तो कॉलम बना लोगे, एक तरफ लैंगिक हो जाएगा दूसरी तरफ अलैंगिक हो जाएगा। लैंगिक का परिभाषा लिखोगे, अलैंगिक का परिभाषा लिखोगे, लैंगिक का एग्जाम्पल है, अलैंगिक का एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है। और लैंगिक क्या है कि उसके लिए लैंगिक जनन में जो है कि मादा के शरीर में एक जगह होता है जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, नहीं वो सभी प्राणियों में होता है, और उसी गर्भाशय में शिशु पलते हैं, नहीं फिर कुछ दिन के बाद जो निश्चित समय के बाद फिर वो माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, और इसमें वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन तो यही था ना कि डीएनए प्रतिकृति प्रजनन में क्या महत्व है, नहीं तो डीएनए प्रतिकृति डीएनए के होने से, डीएनए के रहने से प्रजनन में बड़ी लाभदायक है। सबसे पहले है कि डीएनए प्रतिकृति से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अभी तुमको पता है ना कि डीएनए प्रतिकृति सभी का डीएनए एक जैसा नहीं होता है, नहीं तो विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं उत्पन्न होती है इसके वजह से डीएनए से, ठीक है। अब मानव जाति का डीएनए और पशु जाति का डीएनए एक जैसा नहीं होगा। पशु में विभिन्न प्रकार के भी और भी पशु हैं, उसका डीएनए एक जैसा नहीं होगा, नहीं तो इस प्रकार की विभिन्नता ये उत्पन्न करता है, और इस विभिन्नता की वजह से जैव विकास होता है। जानते हो कि पर्यावरण में अपने आप को कायम रखने के लिए जैव विकास आवश्यक है, नहीं जो डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को दिया है। इसी चैप्टर में आगे चल करके जो चैप्टर है ना आनुवांशिक एवं विभिन्नताएं, एक चैप्टर है ना, उसमें हम लोग देखेंगे डार्विन का सिद्धांत को देखेंगे, चार्ल्स डार्विन का जो विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। जैव विकास का निर्माण डीएनए की प्रतिकृति की वजह से हुआ, ठीक है। अगला है कि डीएनए प्रतिकृति से कोशिका विभाजन होता है, और ये कोशिका विभाजन क्या करता है कि प्रजनन के लिए अनिवार्य है। कोशिका विभाजन ही तो होता है, जो हमारे संतान है जो उसके संतान है, वो क्या है कि हमारे कोशिका का ही वो एक भाग है, ठीक है। तो देखो ना कि ब्लड
हमारा ब्लड, हमारे बच्चों का ब्लड, ठीक है, मिलता है, नहीं, फिर उसका ब्लड, उसके बच्चों का ब्लड उनसे मिलता है, सही बात है ना। तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि कोशिकाओं के संग्रह से बना है। तो ये हमारा ही तो ब्लड गया है उसमें, या अन्य जीवों का ब्लड उसके संतान में गया है कि नहीं। तो इस प्रकार इसका कोशिका विभाजन, तो उसमें डीएनए का काम रहता है, डीएनए की प्रतिकृति अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले कि जीवों की विभिन्नता स्पीसीज के लिए लाभदायक है, व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं है। नहीं, हम लोग पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी प्राणी रहते हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के प्राणी नहीं, और विभिन्न प्रकार के प्राणी अलग विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति को सहन करने का क्षमता रखता है कुछ प्राणी, और कुछ प्राणी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति को सहन करने की क्षमता नहीं रख सकता है। वैसे प्राणी जो एक ही परिस्थिति पर या पर्यावरणीय परिस्थिति पर निर्भर करते हैं ना, नहीं, जो एक ही पर्यावरणीय परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, दूसरा पर्यावरणीय परिस्थिति को वो सहन नहीं कर सकते हैं, उसकी व्यष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पृथ्वी पर के बदलते परिस्थिति को सहन कर लेते हैं, नहीं, वो अपने आप को कायम रखते हैं, फिर प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अपनी स्पीसीज माने जाति को बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ कि कोई भी स्पीसीज किस स्थिति में अपने आप को बचा सकता है, व्यष्टि नहीं बचा सकता। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन के जो विभिन्न प्रकार हैं उसका डेफिनेशन करेंगे हम लोग। लेशमानिया एक अलग प्रकार के प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी। हम लोग जान रहे थे द्विखंडन केवल अमीबा करता है, लेकिन वही तो बुक में दिया हुआ है, तुम्हारी बुक में एक लेशमानिया नाम का भी जीव जो है वो फीता की तरह होता है, लंबा। ठीक है, उसका भी कोशिका विभाजन होता है और द्विखंडन होता है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ देखें कि जब कोई कोशिका पूर्णतः विकसित हो जाता है, या अमीबा जब पूर्णतः विकसित हो जाता है, लेशमानिया जब पूर्णतः विकसित हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो केंद्रक है ना वो 2 खंड में विभाजित हो जाता है। स्वतः 2 खंड में जो विभाजित हो जाता है तो ये अपने साथ कोशिका द्रव्य को भी विभाजित कर लेता है। कोशिका द्रव्य को विभाजित करके क्या करता है कि एक नए नवजात कोशिका का निर्माण कर लेता है, और ये नए नवजात कोशिका क्या करता है कि नए जीव को बना लेता है। तो इस विधि को जो है ना, इस विधि को हम लोग विखंडन या द्विखंडन करते हैं। नहीं, असल में अमीबा का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं, हम लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये मान लो कि कोई अमीबा है और यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये परिपक्व हो गया, विकसित हो गया, नहीं, तो इसके जो केंद्रक है ना वो 2 भागों में बंट जाते हैं। इसके केंद्रक 2 भागों में इस तरह से बंट जाते हैं। फिर ये कट करके क्या हो जाता है, नए छोटे छोटे नवजात कोशिका बना लेते हैं। नहीं, फिर बड़ा होकर के ये भी 2 भाग में बट गया, ये भी 2 भाग में बट गया, फिर बड़ा होकर के ये भी 2 भाग में और ये भी 2 भाग में बट गया, इस तरीके से, और फिर अपने व्यष्टि को बनाए रखता है। ठीक है, तो अमीबा में और लेशमानिया, ये 2 जो जीव है ना जिसमें द्विखंडन होता है। अक्सर तुमको ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ को पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी द्विखंडन करते हैं। नहीं, तो अमीबा हम लोग जान रहे हैं, एक और नाम हम लोग इसको जान लेंगे, लेशमानिया। ठीक, नहीं, तो बहुखंडन हम लोग अगर देखेंगे, द्विखंडन के बाद अगर बहुखंडन है।